सुप्रभात सर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात सर। सुप्रभात। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है ऋतिक? सर बिल्कुल अच्छे हैं हम, बढ़िया। वो फैकल्टी से फ़ोन आ गया था, कुछ काम था, हालांकि अधूरा काम था, तो मैंने बोल दिया कि क्लास लेने के बाद में मैं करूँगा। कोई बात नहीं सर। उन लोगों को अर्जेंट काम था, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं ना, फैकल्टी से फ़ोन आया था यस सर। एक प्रोफेसर का, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को बोला कि थोड़ा लेट हो जाएगा 5 मिनट। हालांकि वो काम अधूरा ही रह गया, मैं उस काम को अगर करता तो फिर तुम लोगों की क्लास चली जाती, ये ठीक नहीं हाँ लगता। सर। तो शुरू करते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं आज यस नया सर। चैप्टर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। स्क्रीन दिखनी शुरू हो गई? नहीं सर। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? हाँ सर, अब दिख रही है। तो हम लोगों को पढ़ना है दूसरे चैप्टर में, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? संप्रेषण के अनेक प्रकार हैं, और जो सिलेबस में आपके लगा हुआ है वह है पहला मौखिक और लिखित संप्रेषण, दूसरा है वैयक्तिक और सामाजिक संप्रेषण, तीसरा है व्यावसायिक संप्रेषण, और चौथा है भ्रामक संप्रेषण और प्रभावी संप्रेषण। पांचवा है संप्रेषण में चुनौतियां और संभावनाएं। चुनौतियां का मतलब बाधाएं, संप्रेषण की समस्याएं, बाधाएं या चुनौतियां एक ही बात है। और संभावनाएं का मतलब है कि संप्रेषण की आगे क्या संभावना है, क्या सार्थकता है उसकी, है ना? तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। संप्रेषण के प्रकार के अंतर्गत ये सब आते हैं, है ना? संप्रेषण के अगर पूछ देगा कि संप्रेषण की परिभाषा देते हुए संप्रेषण के प्रकार पर प्रकाश डालें, है ना? तो आप लोग लिखेंगे सबसे पहले संप्रेषण की परिभाषा, और उसके बाद में लिखेंगे संप्रेषण के अनेक प्रकार हैं। संप्रेषण अनेक प्रकार के होते हैं, या संप्रेषण के अनेक प्रकार हैं। पहला मौखिक और लिखित संप्रेषण, दूसरा वैयक्तिक और सामाजिक संप्रेषण, तीसरा व्यावसायिक संप्रेषण, चौथा भ्रामक संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण, और बस इतना है, क्योंकि संप्रेषण में चुनौतियां और संभावनाएं ये प्रकार के अंतर्गत नहीं है, एक हेडिंग है, ठीक है? तो कितने हैं? 4 प्रकार हैं: मौखिक और लिखित संप्रेषण, वैयक्तिक और सामाजिक संप्रेषण, व्यावसायिक संप्रेषण, भ्रामक संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण। और इसको अलग अलग अगर आप लोग गिनाएं तो देखिए, एक तो ये पहला नंबर मौखिक संप्रेषण, दूसरा नंबर लिखित संप्रेषण, तीसरा नंबर वैयक्तिक संप्रेषण, चौथा नंबर सामाजिक संप्रेषण, पांचवा नंबर व्यावसायिक संप्रेषण, और छठा नंबर भ्रामक संप्रेषण, सातवां नंबर प्रभावी संप्रेषण। तो इतने सारे संप्रेषण, है ना? तो आपके सिलेबस में जो लगा हुआ है मौखिक और लिखित संप्रेषण, सबसे पहले हम मौखिक संप्रेषण के बारे में पढ़ते हैं कि मौखिक संप्रेषण क्या है। तो मौखिक संप्रेषण, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन अभी देखने में नहीं आया है कि मौखिक संप्रेषण के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डालें। इस तरह का क्वेश्चन अभी देखने में नहीं आया, लेकिन जानकारी के लिए हमें थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। तो मौखिक संप्रेषण के स्वरूप और महत्व, मौखिक संप्रेषण के स्वरूप को कैसे समझे? तो सबसे पहले जब हम स्वरूप की बात करते हैं तो उसमें परिभाषा, उसके अर्थ के बारे में जानते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है या उसकी परिभाषा क्या होती है, फिर मौखिक संप्रेषण की विशेषताएं क्या है, ये सारी बातें उसमें आती है ना?
फिर मौखिक संप्रेषण करते वक्त क्या क्या सावधानियां व्यक्ति को अपनानी चाहिए, उसके बारे में ये सब स्वरूप के अंतर्गत ही आते हैं। फिर मौखिक संप्रेषण का क्या महत्व है, जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में। फिर प्राचीन युग में क्या महत्व था, मध्य युग में क्या था, आधुनिक युग में क्या था, अब क्या हो रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मौखिक संप्रेषण का स्वरूप और महत्व, इसके अंतर्गत आप लोग देखें कि जिसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मौखिक संप्रेषण क्या है, और नाम से ही यह पता चल जाता है, नाम से ही यह ध्वनित होता है कि मुख से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण ही मौखिक संप्रेषण है ना। मौखिक संप्रेषण क्या है, मुख से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण, ये मौखिक संप्रेषण कहलाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो जिस संप्रेषण को मुख से बोलकर किया जाए, है ना, जिस संप्रेषण को मुख से बोलकर अभिव्यक्त किया जाए, या मुख से बोलकर जो कुछ भी अभिव्यक्त किया जाए, संप्रेषण। लेकिन उसमें अंतर क्या है, मुख से कोई भी बात बोल देना ही सही नहीं होता है, बातें सार्थक होनी चाहिए, ठीक है। तो मुख से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण ही मौखिक संप्रेषण है। और मौखिक संप्रेषण ही संप्रेषण का सहज, सरल और सशक्त माध्यम, सहज, सरल और सशक्त माध्यम क्यों है? क्योंकि आप लोग देखिए कि जो मौखिक संप्रेषण है, जब से मानव शब्द होना शुरू हुआ, जब से मानव के पास शब्द आए और वह बोलना शुरू किया, तब से लेकर आज तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो बातें करके, संवाद स्थापित करके या अपनी भावनाओं को दूसरे से साझा ना करे, है ना। तो जो मनुष्य है, मनुष्य शुरू से लेकर अब तक, चाहे ज्ञान विज्ञान, सूचना तकनीक का कितना भी विस्फोट क्यों ना हो जाए, लेकिन मौखिक संप्रेषण था, है और हमेशा रहेगा। यानी मानव के अस्तित्व से मौखिक संप्रेषण जुड़ा हुआ है ना। इसलिए यह संप्रेषण का सबसे सहज, सरल और सशक्त माध्यम, क्योंकि मनुष्य आसानी से किसी भी व्यक्ति से, समूह से, समाज से आसानी से अपने विचारों को प्रकट करता है और वह तुरंत उसका फीडबैक भी प्राप्त कर लेता है ना। और मौखिक संप्रेषण के उदाहरण क्या हैं? तो मौखिक संप्रेषण को बातचीत में, संगोष्ठियों में, कार्यशालाओं में, चर्चा परिचयों में, सभाओं में, रैलियों में, कथावाचन में, प्रवचन में, उपदेश में, वाद विवाद में, इन सब में देखा जा सकता है। और यह आजकल आप लोग देखें तो रैलियों में, सभाओं में, ग्रुप डिस्कशन में, डिबेट में एक प्रभावकारी अस्त्र के रूप में हमारे सामने आता है, एक प्रभावकारी अस्त्र सिद्ध होता है ना। तो मौखिक संप्रेषण सहज और सरल और सबसे सशक्त माध्यम है, सबसे प्रभावशाली माध्यम है संप्रेषण का। क्यों है? क्योंकि इसमें वक्ता और श्रोता दोनों में प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप चलते रहते हैं, है ना। यानी वक्ता और श्रोता के बीच आसानी से वार्तालाप होता रहता है, और वार्तालाप तभी सार्थक होता है जब वक्ता की बात सुनकर श्रोता, और श्रोता उसकी बात को सुनकर, समझकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करे। यानी इसमें सबसे बड़ी चीज है फीडबैक का, लगातार फीडबैक का तुरंत प्राप्त हो जाना। बाकी किसी भी ऐसे माध्यम में यह संभव नहीं है ना, किसी भी माध्यम में संभव नहीं है। इसमें वक्ता श्रोता सामने होते हैं, मौखिक संप्रेषण में वक्ता और श्रोता आमने सामने होते हैं, और आमने सामने होकर उनमें संवाद की प्रक्रिया जारी रहती है। और संवाद की प्रक्रिया तभी जारी रहती है जब उसमें फीडबैक मिलता रहता है। इसलिए यही एक ऐसा संप्रेषण है, यही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से आमने सामने होकर बातचीत करता है, अपनी भावनाओं को साझा करता है, और इसलिए इसमें फीडबैक जल्दी प्राप्त हो जाता है। बाकी किसी माध्यम में इतना जल्दी संभव नहीं है। मौखिक
संप्रेषण का महत्व क्या है? मौखिक संप्रेषण का महत्व है वही व्यक्ति के विकास में प्रभावी भूमिका। यानी व्यक्ति के विकास में कैसे प्रभावी भूमिका? तो जैसे मैं पहले भी बताया हूं और अभी भी बता रहा हूं, क्योंकि उसके स्वरूप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एक नवजात शिशु होता है, नवजात बालक होता है, वह क्या आते ही, धरती पर पांव रखते ही, इस सृष्टि में जन्म लेते ही क्या वह बोलना शुरू कर देता है? क्या उसके पास शब्द होते हैं? नहीं होते। नो सर। तो वह बच्चा क्या करता है? बच्चा आता है, कोई भी ऐसा बालक नहीं है, वह दुर्लभ होगा, किसी में देवत्व का गुण होता तो वो होगा जो बच्चा जन्म लेते ही हंसा होगा, लेकिन मेरी जानकारी में इस तरह से नहीं है ना? तो बच्चा जब इस सृष्टि में जन्म लेता है तो रोते हुए पैदा होता है, और बच्चा जब यहां से और मनुष्य जब पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है, और जब जाता है तो रुलाते हुए जाता है, अपने परिजनों को रुलाते हुए जाता है। रोना और रुलाना दोनों के बीच का नाम है जिंदगी। तो बच्चा जब जन्म लेता है उसके पास शब्द नहीं होते, और जन्म लेते ही वह रोता है, हंसता है, आंगिक चेष्टाएं प्रकट करता है, आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। आंगिक चेष्टा का मतलब है शारीरिक चेष्टा, शारीरिक प्रयत्न, यानी हाथ पैर हिलाना, है ना? और इसलिए कभी बच्चा हंसता है, कभी रोता है। तो वहां पर बच्चे का पालन पोषण आखिर किसके द्वारा, जबकि उसके पास तो शब्द नहीं है। तो वह अपनी आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को प्रकट कर देता है ना? और तभी उसके शरीर का धीरे धीरे विकास होता रहता है ना? और शरीर के विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। क्यों मानसिक विकास होता है? क्योंकि बच्चे का संबंध मां से होता है, और मां उसकी भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से जान लेती है। तो सबसे पहले बच्चा अपनी मां से शब्द सीखता है, और वह शब्द जो होते हैं, जब उस भाषा को सीखता है, प्रकट करता है, वही मातृभाषा कहलाती है। यानी बच्चे, कोई भी बच्चा है, अपनी मां से ही सबसे पहले संवाद स्थापित करता है, और वह मातृभाषा सीखता है ना? इसीलिए मैंने एक बार सेमिनार हो रहा था, मातृभाषा दिवस। तो मातृभाषा दिवस पर मैंने लिखा था कि मां की कोई भाषा नहीं होती, मां की कोई भाषा नहीं होती, मां की कोई परिभाषा नहीं होती, जिन्होंने समझा नहीं मां की भावनाओं को, उनकी कोई मातृभाषा नहीं होती। तो बच्चे का शारीरिक विकास, पालन पोषण तो होता ही है, लेकिन बच्चा सबसे पहले अपनी मां से संवाद स्थापित करता है, और उसका मानसिक विकास होता है। जैसे ही वह बच्चा कुछ बड़ा होता है तो अपनी भाषा के साथ साथ, अपनी मातृभाषा के साथ साथ अपने अंगों को का भी सहारा लेता है, यानी शारीरिक चेष्टाओं का भी सहारा लेता है ना? यानी आंगिक संप्रेषण के साथ साथ मौखिक संप्रेषण का भी सहारा लेता है, और इस तरह से धीरे धीरे बच्चे का मानसिक विकास होता रहता है। फिर बच्चा अपने परिजनों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने पड़ोसियों से आरंभिक ज्ञान अर्जित करता है। फिर आगे वह स्कूल जाता है, कॉलेज में आता है, फिर वह और बड़ा होता है तो कॉलेज में आता है। तो जो मातृभाषा है, मातृभाषा, मां द्वारा सिखाई गई भाषा, मातृभाषा, वहीं पर नींव पड़ जाती है संस्कार की, वहीं पर बच्चे में नींव पड़ती है सभ्य होने की। और एक बार जब संस्कार रूपी नींव पड़ जाती है तो वह फिर नहीं जाती। और यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति के शब्दों को सुनकर पता चल जाता है कि वह व्यक्ति कितना सभ्य है और कितना संस्कारिक है ना?
तो बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा होता है त्यों त्यों उसकी शब्द संपदा में वृद्धि होती रहती है और वह धीरे धीरे अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करता है ना। राष्ट्र का, परिवार का, जहां वह ज्ञान अर्जित करता है उसका, सबका नाम रोशन करता है। यह मौखिक संप्रेषण ही है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय परंपरा आरंभ से ही वाचिक परंपरा रही है। भारतीय संस्कृति वाचिक परंपरा की संस्कृति है ना। और इसीलिए वाचिक परंपरा को हम मौखिक परंपरा भी कहते हैं। तो जो भारतीय परंपरा है वह मौखिक परंपरा है। और इस पूरे विश्व में सबसे पहले गीत पर आधारित जो ग्रंथ रचा गया उसका नाम है सामवेद। वेदों की रचनाओं में सामवेद की जब बात आती है वह पूरा का पूरा गीत है। लेकिन सामवेद ग्रंथ तो बाद में रचा गया। इस विश्व की पूरे सृष्टि की सबसे पहला गीत, इस सृष्टि का सबसे पहला गीत कौन है? वह है लोरी। और लोरी सबसे पहले कहां प्रकट हुई? लोरी कहां गाया गया? जो लोरी गीत है वह कहां गाया गया? लोरी गीत सबसे पहले भारत में। यानी लोरी भारतीय मां के कंठ से निकला हुआ गीत है। और अपनी लोरी में भारतीय मां भगवान को भी पालने में झुलाती है, सुलाती है। यह लोरी ही है। हमारे यहां भगवान मां के गर्भ से प्रकट होते हैं। यह भारतीय मां है। और यही कारण है कि हमारी संस्कृति में मां को स्वर्ग से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और इसीलिए मां की तुलना नहीं हो सकती। तो जो लोरी है वह भी मौखिक परंपरा की देन है ना। और आप लोग जानते होंगे कि यह परंपरा आज से नहीं है। आज भी जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चे को पालने में झुलाया जाता है, मां लोरी गाती है, मां लोरियां गाती है। दादी नानी कहानियां, किस्से, कहानियां, पहेलियां सुनाती हैं। तो मौखिक परंपरा, मौखिक संप्रेषण की नींव बच्चे के जन्म के साथ ही जुड़ जाता है। और वही बच्चा धीरे धीरे सीखता है, आगे बढ़ता है ना। और फिर इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य संप्रेषण तो करता है। संप्रेषण किसके माध्यम से करता है? भाषा के माध्यम से, है ना। और इसीलिए मनुष्य के पास अगर भाषिक क्षमता नहीं है, भाषिक शक्ति नहीं है, तो उसका सामाजिक संपर्क भी अधूरा होता है। और इसीलिए कहा गया है भाषिक क्षमता नहीं तो सामाजिक संपर्क नहीं। यानी भाषिक क्षमता के बिना सामाजिक संपर्क असंभव। उदाहरण के लिए मोगली आप लोग जानते होंगे, धारावाहिक देखे होंगे। यस सर। और उस मोगली में देखिए कि वह बच्चा जब जंगल में जाता है तो किसकी भाषा सीखता है? जानवरों की भाषा सीखता है। यस सर। किसका रहन सहन सीखता है? जानवरों का रहन सहन सीखता है। किनके बीच बैठता है? जानवरों के बीच बैठता है। और यही कारण है कि जो मानव समाज है उस मानव समाज से मोगली कट जाता है ना। तो आप किस तरह के संगत में हैं, किस तरह के समाज का प्रभाव आपके ऊपर है, और किस तरह के संस्कार की नींव आप में पड़ी है, वह आपके शब्दों, आपके रहन सहन, आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा से पता चल जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि हमारा व्यक्तित्व सुसंस्कृत हो, सुसभ्य हो। क्योंकि संस्कृति क्या है? संस्कृति एक लाइन में है कि जो आपके आचरण में ढलकर सभ्य बनाने का काम करे, संस्कृति। और इसीलिए संस्कृति डायनेमिक है।
संस्कृति हमेशा गतिशील है, वह नदी की धारा के, नदी की प्रचंड धारा के समान है, वह हमेशा वेगवती है। इसीलिए किसी देश की संस्कृति जल्दी नहीं मरती है। कब नहीं मरती है? जब उस देश की संस्कृति की जड़ बहुत गहरी है। उस देश की संस्कृति कभी नहीं मरती है, लेकिन सभ्यता का पतन होता है। और यही कारण है कि आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, पढ़ भी रहे होंगे अभी, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, वैदिक सभ्यता। यस सर। सभ्यताएं मर जाती हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री फेयरचाइल्ड ने बताया है कि जो परंपरा है, परंपरा ही संस्कृति है, संस्कृति ही परंपरा है। लेकिन परंपरा का मतलब रूढ़ियां नहीं है, परंपरा का मतलब अंधविश्वास नहीं है। परंपरा हमेशा डायनेमिक है, हमेशा गतिशील है। जिस प्रकार नदी की धारा लगातार बहती रहती है, नदी का प्रचंड वेग लगातार चलता रहता है, प्रचंड वेग के समान वह आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार परंपरा होती है। लेकिन क्या नदी की धारा में गाद जमा नहीं होते? क्या नदी की धारा में कूड़े कचरे नहीं जाते? जाते हैं। उसकी धारा को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन नदी की धारा भले ही थोड़ी देर के लिए मंद पड़ जाती है, रुकती नहीं। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से नदी की धारा में कूड़े करकट कचड़े जमा होते रहते हैं, गाद बनते रहते हैं, उसी प्रकार से जो परंपरा है, परंपरा की जो धारा है सदैव प्रवाहमान है, और उसमें जो कूड़े कचड़े जमा होते रहते हैं वही रूढ़ियां होती है। इसलिए रूढ़ियां स्टैटिक है, रूढ़ी परंपरा नहीं हो सकती, है ना। परंपरा का मतलब है कुछ पुरातन रूढ़ियों को छोड़ना और नए को जोड़ना, ही परंपरा है। और इसीलिए जिसकी परंपरा लगातार चलती रहती है, जिसकी परंपरा की जड़ मजबूत है, वह कभी उखड़ नहीं सकती, वह कभी खत्म नहीं हो सकती, और उसकी संस्कृति कभी समाप्त नहीं हो सकती। और एक समय था कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का आलोक पूरे विश्व में फैला हुआ था। यह मौखिक परंपरा ही है। अब यह अलग बात है कि आजकल ढींक चिका चल रहा है, पॉप सॉन्ग, और उसी में हम मगन हैं। तो जिसकी संस्कृति इतनी गहरी हो, बट वृक्ष के समान हो, और जिसकी संस्कृति पर न जाने कितने आघात हुए हों, फिर भी वह संस्कृति कभी खत्म नहीं हुई। आज भी वह चल रही है, आज भी वह आगे बढ़ रही है। यद्यपि भूमंडलीकरण के युग में, आज के समय में हम देखें तो भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग भाषा होती है। यानी जो संस्कृति होती है उसका एक प्रमुख अंग भाषा। केवल संस्कृति रहन सहन खान पान वेशभूषा ये नहीं है, भाषा भी है। और संस्कृति में जब भाषा शामिल होती है, तो जब आज के समय में देखें तो इसकी भाषा में, यानी भारतीय भाषा में, भारत की सर्व प्रमुख भाषा हिंदी है, इसकी भाषा में भी सेंध लग रहा है। और यही कारण है कि अब हिंदी का रूप हिंग्लिश हो गया, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। पता चलता है कि हिंदी के शब्द बोल रहे हैं, फिर भी उसमें एक आध दो वर्ड अंग्रेजी के भी घोल रहे हैं। तो इसलिए हिंदी का जो रूप है, वह लहजा है, जो टोन है, वह बदला बदला सा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि भूमंडलीकरण ने हर तरफ घुसपैठ की हुई है।
एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति से घालमेल कर रही है, और यही कारण है कि जो विदेशी शब्द हैं वे भी घुसपैठिए का काम कर रहे हैं। और जब किसी भाषा में किसी दूसरी भाषा के ज्यादा से ज्यादा शब्द यानी विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग जब ज्यादा होने लगता है, तब इसका मतलब है कि वह जो भाषा है, जो मूल भाषा है, वह धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। लेकिन हिंदी के साथ ऐसा नहीं हुआ। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हिंदी एक दिन खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, नहीं, क्योंकि हिंदी ने अपना पांव पसार लिया, पूरे विश्व के अंदर पांव पसार लिया है। ये बहुत बड़ी लंबी बात है, इस पर तो मेरा 29 पेज का आर्टिकल है जो विदेश मंत्रालय में भेजा हुआ है ना। सिर्फ इतना ही जानकारी रखो कि भारतीय परंपरा मौखिक परंपरा है, और लोरी, किस्से, कहानी, पहेलियां, किस्से, कहानियां, कथाएं, दादी नानी की कहानियां, दादी नानी द्वारा सुनी गई पहेलियां, ये सब मौखिक संप्रेषण के महत्व को ही दर्शाता है। और भाषिक क्षमता के बिना सामाजिक संपर्क असंभव है। क्लियर हुआ? बोलो। यस सर, यस सर। अब दूसरा पॉइंट है, लोगों की मानसिकता, विचारधारा को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मौखिक संप्रेषण का ही है। लोगों की मानसिकता को बदलना आसान नहीं होता। किसी भी व्यक्ति की विचारधारा, किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को बदलना इतना आसान नहीं होता, है ना। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति की एक बार मानसिकता बन जाती है बचपन में, जो एक बार विचारधारा घर कर जाती है हृदय में, मन में, वह निकालने से जल्दी नहीं निकलती। लेकिन यह मौखिक संप्रेषण ही है जिसके द्वारा लगातार संवाद स्थापित करने से, लगातार बातचीत करने से धीरे धीरे व्यक्ति मोटिवेट होता है, प्रोत्साहित होता है, उसे प्रेरणा मिलती है, और वह धीरे धीरे उसका विचार बदलने लगता है, उसकी मानसिकता बदलने लगती है ना। जरा सोचिए, एक एग्जांपल देता हूं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा। वाल्मीकि तो डाकू थे, उनकी विचारधारा तो डकैती करने की थी, आतंक फैलाने की थी। फिर एक डाकू कैसे महर्षि बन गया? निश्चित रूप से उसकी मानसिकता, विचारधारा में परिवर्तन हुआ, है ना। तो लोगों की मानसिकता, विचारधारा को बदलने में भी यह मौखिक संप्रेषण ही है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि फीडबैक लगातार प्राप्त होते रहता है, और फीडबैक लगातार प्राप्त होने से समस्याओं का समाधान हो जाता है, समस्याओं का समाधान हो जाता है, श्रोता के शंका का समाधान हो जाता है, व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है, और वक्ता और श्रोता में एक दूसरे के प्रति सद्भाव और विश्वास में वृद्धि होती है। ठीक है। दूसरी बात, यह मौखिक संप्रेषण ही है जो व्यक्ति की कलाई को खोल देता है, व्यक्ति के मुखौटे को खोल देता है। कहते हैं ना, ये एक कहावत है, ऊपर से फीट फाट भीतर से मोकामा घाट। एक कहावत है सर, ये वाली कहावत तो नहीं सुनी। नहीं सुनी तो सुन लो ना। ऊपर से फीट फाट मतलब ऊपर से डिल डॉल है, स्टाइलिश दाढ़ी है, स्टाइल हेयर स्टाइल है, स्टाइलिश हेयर है, कपड़े लत्ते बहुत सुंदर हैं, आकर्षक हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, शब्द बोलता है, उसकी पोल खुल जाती है। और इसी पर एक और एग्जांपल देता हूं। एक सियार था, और सियार था तो वो क्या हुआ कि बहुत भूखा था, जंगल से निकला और चला गया गांव में अपने शिकार की खोज में। जाते जाते क्या हुआ कि एक धोबी के घर के पास पहुंचा, उसको दिखाई नहीं दिया, और धोबी कपड़ा धोने के लिए टब बनाए होते हैं,
उस टब में धोबी रात को कपड़े डालकर नील में डालकर और छोड़ दिया था। सियार उसी में गिर गया। अब सियार का रंग पूरा नीला हो गया। सियार जब फिर जंगल में पहुंचा तो पूरे जंगल के जानवर देखे उसको, अद्भुत नजारा कि ये नया प्राणी हमारे बीच में आया हुआ है। और सियार तो चालाक होता ही है, शातिर तो होता ही है। तो सियार ने कहा कि मैं जंगल का राजा हूं। अपनी चालाकी दिखाई कि शेर जो है वो जंगल का राजा है, तो उसके पास तो रोज दिन शिकार मिल जाता है, दिक्कत तो हमें हो रही है, तो क्यों ना मैं जंगल का राजा बन जाऊं। वह बोला कि मैं जंगल का राजा हूं। शेर को बुलाया गया, सारे जानवर आए उसके पास। निर्णय हुआ, उसने कहा कि मुझे तो साक्षात ईश्वर ने भेजा है। क्या हुआ कि अब उसके पास रोज दिन व्यवस्था होने लगी, उसके भोजन की व्यवस्था, और वह बैठा बैठा अपना ऐश करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि सारे सियार क्या किए कि बोलना शुरू किए रात में, हुआ हुआ। जब वो बोलना शुरू किए तो ये सियार तो थोड़ा चालाक था, सोच रहा था कि मैं बोलूंगा तब तो पोल खुल जाएगी। लेकिन अन्य सियार इतना बोले कि इससे रहा नहीं गया, अंदर से आ ही गया हुआस, और ये भी हुआ हुआ करने लगा। शेर को पता चला कि ये तो सियार है। तो उसी प्रकार मनुष्यों में भी कई सियार हैं, कई शातिर लोग हैं, है ना। लेकिन जब वे शब्द बोलते हैं तो उनकी पोल खुल जाती है ना। तो यह मौखिक संप्रेषण ही है जिससे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पोल खुल जाती है, क्योंकि शब्दों से ही किसी व्यक्ति के संस्कार और आचरण का पता चलता है। किसी व्यक्ति के संस्कार और आचरण का पता चलता है। ठीक है, समझ में आई बातें कि नहीं आई? यस सर, यस सर। और बात आती है कि मौखिक संप्रेषण का क्या कोई इतिहास है? मौखिक संप्रेषण का क्या कोई अतीत है? या मौखिक संप्रेषण सिर्फ आधुनिक युग में आ गया? तो मौखिक संप्रेषण के इतिहास को समझने के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया है। और आप लोग भी पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, अभी हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री, आगे जाएंगे तो मेडाइवल हिस्ट्री, उसके आगे जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री। यस सर, है ना। तो मौखिक संप्रेषण का भी इतिहास है, और मौखिक संप्रेषण के इतिहास को समझने के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल या वैदिक काल, दूसरा है मध्यकाल, और तीसरा है आधुनिक काल, है ना। तीसरा है आधुनिक काल। और मौखिक संप्रेषण केवल एक और चीज और बताना मैं भूल गया था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की पोल तो खोलता ही है, क्योंकि शब्दों से व्यक्ति के संस्कार और उसके आचरण का पता चल जाता है। और इसीलिए हमारी संस्कृति में बताया गया है, और आए दिन लोग कहते हैं पहले तोल फिर मुंह खोल, यानी पहले शब्दों को तोलना चाहिए फिर मुंह खोलना चाहिए। लेकिन जो लोग ज्यादा चालाक होते हैं, चालाकी अपना करते हैं, वो दिख जाता है। जो शब्द लिखते हैं या बोलते हैं उससे पता चल जाता है ना। और इसीलिए हमारे यहां कहा गया है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव, है ना। ये शब्द ही है। शब्द संभाले बोलिए, शब्द खिंचते ध्यान, शब्द मन घायल करे, शब्द बढ़ाते मान। ये शब्द ही है कि कोई व्यक्ति
उसी समाज में प्रतिष्ठा का पात्र हो जाता है, सम्मान का पात्र हो जाता है, और वही व्यक्ति, एक व्यक्ति घृणा का पात्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि वे शब्द ही तो हैं। तो मौखिक संप्रेषण का इतिहास है। मौखिक संप्रेषण को प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल को वैदिक काल भी लिख सकते हैं। जरा सोचिए, जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि जब लिपि का आविष्कार हुआ तभी तो, जब मनुष्य लिपि के बारे में जान गया तो लिखना शुरू कर दिया। तो जिस समय लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था तब क्या थी? वाचिक परंपरा, मौखिक संप्रेषण ही हुआ करता था, है ना। और लिपि का आविष्कार हो भी गया, जिस समय लिपि का आविष्कार हो भी गया तभी तो वेद रचे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लिपि का आविष्कार हो भी गया तब भी लिखित संप्रेषण नहीं किया जाता था, तब भी मौखिक संप्रेषण ही किया जाता था, है ना। कैसे? जैसे वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्रों को, महत्वपूर्ण संदेशों को, है ना, ताड़पत्रों, भोजपत्रों, पेड़ की छालों, शिलाओं पर लिखकर सुरक्षित कर लिया जाता है ना। और सुरक्षित कर लेने के बाद में वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आसान बन जाता था। लेकिन जरा सोचिए, मैंने कहा कि ताड़पत्र पर लिखना, भोजपत्र पर लिखना, ताम्रपत्र पर लिखना, पेड़ की छालाओं पर लिखना, बड़े बड़े शिलाओं पर यानी पत्थरों पर लिखना, आप लोग जरा सोचिए, क्या यह आसान काम है? नो सर। कितना कठिन होता था, है ना। तो कठिन था, और उस वक्त लिपि का आविष्कार हो गया, उसके बावजूद लिखित रूप से संप्रेषण नहीं किया जाता था। उस समय भी, वेदों के समय में भी मंत्रों को याद किया जाता था, है ना, क्योंकि उनको छालों पर लिखना, ताम्रपत्रों पर लिखना, भोजपत्रों पर लिखना, पत्रों पर लिखना आसान काम नहीं था, और प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार का लेखन नहीं कर सकता था, है ना। यही कारण है कि लिपि का आविष्कार होने तक भी लिखित रूप में संप्रेषण न होकर मौखिक रूप में ही संप्रेषण किया जाता था। ठीक है। और यही कारण है कि आप देखें कि रामायण, महाभारत, यानी जब पुराण काल आता है, रामायण महाभारत का काल आता है, क्योंकि वेद पहले रचे गए, वेदों के बाद में उपनिषद, उपनिषदों के बाद में तब पुराण काल आता है, पुराण रचे गए। तो रामायण क्या है? पुराण है। महाभारत क्या है? पुराण है ना। तो रामायण और महाभारत में भी मौखिक परंपरा का पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलन रहा, यानी रामायण की भी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। और आज भी आप लोग देखें रामलीला का मंचन, आज आप लोग देखें कृष्ण लीला का मंचन, ये जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के समय में रामायण का दिखाया जाना, यह परंपरा है, मौखिक परंपरा की नींव है। यह अलग बात है कि आज इस समय तरह तरह के माध्यम हमारे सामने उपस्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो जो मौखिक परंपरा है, मौखिक परंपरा में वैदिक मंत्रों को कंठस्थ किया जाता था। हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा थी, और आज भी गुरुकुल परंपरा कहीं कहीं चल रही है। यह अलग बात है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे विश्वविद्यालयों को, जो कि विश्व में अपना नाम रखते थे, है ना, विदेशी आक्रमणकारियों ने उन्हें जला दिया, गुरुकुल की परंपरा को खत्म करने का प्रयास किया, फिर भी गुरुकुल की परंपरा रुकी नहीं और आज भी जारी है ना। लेकिन आज का जो समय है, वर्तमान समय में देखें तो जो गुरु है वह गुरु नहीं है,
जो शिष्य है वह शिष्य नहीं है, अब तो छात्र और शिक्षक संबंध हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति प्रोफेशनल हो गया है, व्यवसायी हो गया है। संबंधों की नींव व्यवसाय पर आधारित हो गई है। हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा लेना चाहता है ना। यही कारण है कि पहले जो गुरु होते थे, गुरुकुल परंपरा होती थी, उसमें शिष्य होते थे और बीच बीच में लगातार गुरु और शिष्य के बीच संबंध होने से उनके बीच भावनात्मक संबंध भी होता था। दुख सुख के वे हिस्सा बनते थे और पिता से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया गया। लेकिन गुरु गुरु की तरह हो तब ना। गुरु अगर गुरु घंटाल की तरह हो तो कैसे होगा। लेकिन शिष्य को भी शिष्य की तरह रहना चाहिए। नहीं तो आजकल तो छात्र और शिक्षक यही संबंध है ना। मुंह पर जाकर प्रणाम करेंगे, पीठ पीछे गाली देते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, जो वर्तमान समय चल रहा है उसके बारे में, लेकिन हमारे यहां मौखिक संप्रेषण की परंपरा शुरू से ही चलती चली आई है और वैदिक मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी उस मौखिक संप्रेषण के माध्यम से ही आगे बढ़ती रही और गुरु शिष्य में भावनात्मक संबंध स्थापित होता था। जब शिष्य मंत्र का उच्चारण करते थे और किसी शिष्य में त्रुटियां भी होती थी तो तुरंत उसका हल निकाल लिया जाता था, तुरंत उसकी समस्या का समाधान कर लिया जाता। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। और इसीलिए उस समय वैदिक काल में मौखिक संप्रेषण ही संप्रेषण का सबसे प्रभावी माध्यम था। ठीक है, एक तो गुरु और शिष्य में करीबी भावनात्मक संबंध स्थापित हो जाता था। दूसरा, मंत्र का अर्थ समझकर भी अगर कोई शिष्य उच्चारण नहीं कर पाता था तो तुरंत उसके दोष का निवारण कर लिया जाता था। और यही कारण है कि हमारी संस्कृति में मौखिक संप्रेषण को ज्यादा महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब बोलता है, कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो उसके जितने भी वाग यंत्र हैं, वाग यंत्र का मतलब क्या हुआ? तालू है, दांत है, जीवा है, कंठ है, नाक है, ये सब क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, है ना। क्लास का टाइम हो गया है, रहने दो क्या? जी सर, हमारी क्लास की है ना 12:45 का अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस बना लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर।